जय भीम दोस्तों, मैं अशोक दास। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है। आने वाले दिनों में भारत को उसका 14वां राष्ट्रपति मिल जाएगा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कई बार तमाम बातों से विवादों में रहा है। कई बार कुछ खास लोगों को खास परिस्थितियों में मौका दिया जाता रहा है। इन तमाम मुद्दों पे राष्ट्रपति का अब तक जो चुनाव रहा है, उसकी चुनाव की प्रणाली रही है, इन तमाम मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए हैं जेएनयू के प्रोफेसर्स और देश के वरिष्ठ समाजशास्त्री प्रोफेसर विवेक कुमार और कोलंबिया विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पे पढ़ा चुके प्रोफेसर विवेक कुमार हम सर से बात करते हैं और इन तमाम मुद्दों पे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, राष्ट्रपति चुनाव अभी हो चुके हैं और कुछ दिनों में हमें देश को एक 14वें राष्ट्रपति मिल जाएंगे। राष्ट्रपति का चुनाव जब भी होता है, तमाम तरह की राजनीतिक बयानबाजी होती हैं, जाति धर्म को लेकर बात होती है। तो सर, ये राष्ट्रपति चुनाव क्या राजनीति से प्रेरित है और है तो कितना? बहुत एकदम जिसे कहना चाहिए, आपने माकूल प्रश्न पूछा है कि क्या राष्ट्रपति पद को विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं, विशेषकर 2 राजनीतिक दल अभी तक राष्ट्रीय दल हुए हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति पद को अपने पक्ष में जाति, धर्म, प्रांत, इनकी अस्मिता से जोड़कर ही उस पर जो है अपना नुमाइंदा नामित किया है। अगर आप पंडित जवाहरलाल नेहरू से जो है बात शुरू करें, कांग्रेस उस समय ये होता था कि 17 वर्षों तक, क्योंकि राष्ट्रपति नॉर्थ का था, यानी कि उत्तर भारत से नेहरू आते थे, तो अक्सर ये होता था कि क्या दूसरे प्रांत से राष्ट्रपति आना चाहिए। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन यद्यपि पहले 10 वर्षों तक वो बने रहे उप राष्ट्रपति, लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि चाहे सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो, चाहे वीवी गिरी हो, चाहे वेंकटरमण हो, इन सबको ऐसा लगा कि इनका प्रयोग प्रांतवाद के तौर पर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री अगर नॉर्थ है तो जो है राष्ट्रपति साउथ का होना चाहिए। ये बात चली रही थी। पता ये चला कि 80 और 82 तक आते आते हमने देखा कि पंजाब प्रॉब्लम भारतवर्ष में बहुत जो है वहाँ पर दिखाई पड़ने लगी। पंजाब प्रॉब्लम, सिख प्रॉब्लम। तो हमको एक सिख राष्ट्रपति मिल गया ज्ञानी जैल सिंह के उसमें। उसके बाद जब भारतवर्ष में बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ, तो हमने देखा कि एक दलित राष्ट्रपति बनता है के आर नारायणन के रूप में, और उनको ये देखा जाता है कि हाँ, वास्तविकता में उनकी अस्मिता का प्रयोग एक राजनीतिक दल कर रहा था। 2002 तक आते आते गुजरात जैसा कांड होता है और अक़लियत समाज को बाकायदा बहुत झेलना पड़ता है। और उस समय कहीं ना कहीं ये बात पता चल रही थी कि अक़लियत समाज बहुत ही भाव विबल है और वो स्थिर अपनी मानसिकता के तौर पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो उस समाज को एक तरह से केजोल करने के लिए, उनको लामबंद करने के लिए लोगों ने राष्ट्रपति कलाम को आगे किया। और यद्यपि कलाम नॉन पॉलिटिकल थे, उनका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं था, और उसके बावजूद एक समाज के दर्द को समझते हुए लोगों ने अक़लियत समाज का एक राष्ट्रपति बना दिया। उसके बाद बात जब चली तो पता चला कि उस समय महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल आ रहा था, और आरक्षण के बिल को न्यूट्रलाइज करने के लिए राष्ट्रपति क्या मिला, एक महिला राष्ट्रपति बना दी। अब फिर से हमको ये लग रहा है कि पिछले 3 वर्षों में जो भाजपा की सरकार है केंद्र और राज्यों के अंदर, नाना प्रकार से दलितों पर उत्पीड़न हुए हैं। चाहे रोहित वेमुला हो, चाहे वो ऊना कांड हो, राजस्थान का डेल्टा मेघवाल कांड हो, चाहे वो भड़ाना का कांड हो हरियाणा का, और चाहे वीके सिंह ने दलितों को अपशब्द कहे हों, चाहे भाजपा के उपाध्यक्ष ने मायावती को अपशब्द कहे हों, और सहारनपुर जैसे कांड होते हैं जिसके तहत दलितों के में एक विरक्ति है, दलितों में गुस्सा है।
और कहीं ना कहीं इस गुस्से को आत्मसात करने के लिए भाजपा और उसके अनेक दल एक दलित राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद जी को पेश कर रहे हैं। लेकिन उसके बरक्ष जो विपक्ष है वो एक दूसरा राजनीतिक दलित प्रत्याशी लाती है मीरा कुमार के रूप में, और उनको पेश किया जाता है। तो ये बात प्रमाणित होती है, ये बात बाकायदा प्रमाणित होती है कि भारत के राष्ट्रपति पद को विभिन्न राजनीतिक दलों ने बाकायदा जाति, प्रांत, धर्म और लैंगिक अस्मिता के आधार पर प्रयोग किया है। सर, पहली बार ऐसा हुआ कि पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक दलित राष्ट्रपति के रूप में नामांकन करवाया। उसका नतीजा भी सामने है और इसे खूब प्रचारित भी किया गया। आपने जैसा मैं बताया भी कि वो राजनीति से प्रेरित है, लेकिन ये राजनीति जो दलितों को लेके इस तरीके की राजनीति हो रही है, तो क्या ये वो कौन सी चीज़ है जो जिसकी वजह से राजनीतिक दल एक दलित को सामने रख के और लगातार इतने ऊर्जा से और लगे हुए हैं लगातार प्रचारित करने में? क्या डर क्या है? मुझे लगता है कि देखिए, ये प्रजातंत्र की जीत है, हमारे प्रजातंत्र की जीत है कि प्रजातंत्र में किसी समाज को बहुत देर तक आप हाशिए पर नहीं रख सकते, और जब वो हाशिए पर रखते हैं उसका वोट ले लिया लेकिन आप उसका सशक्तिकरण नहीं कर रहे हैं, उसको निर्णायक भूमिका नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक अपराध बोध होता है, और इस अपराध बोध के कारण पक्ष और विपक्ष दलित समाज को आगे रखने के लिए मजबूर है प्रजातंत्र में। लेकिन सर, राष्ट्रपति का जो पद होता है वो उसके पास जो पावर हैं और तमाम चीज़ें हैं, उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसी समाज को बदल के रखते, बजाय कि कोई एक सेंट्रल मिनिस्टर होता है या फिर प्राइम मिनिस्टर होता है या फिर कोई मुख्यमंत्री होता है तो वो बदलता है। तो सिर्फ ये जो सांकेतिक भूमिका दी जा रही है दलितों को, तो इससे कुछ फ़ायदा तो होने वाला नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने अशोक जी कि एक बहुत मुझे लगता है कि बड़ा अंदरूनी जो आपने बात कही है कि एक वैसे सिरमौर है ये पद, राष्ट्रपति पद भारतीय संविधान के अंदर उच्चतम पद है, भारतीय प्रजातंत्र में उच्चतम पद है। मैं इसकी गरिमा और मैं इसकी जो नीति है, रीति है, उसको अदब से सलाम करते हुए, लेकिन जो वास्तविकता रही है, जो धरातल पर राजनीति रही है, उससे यह बात प्रमाणित होती है कि जो राष्ट्रपति है वो कैबिनेट के केवल अनुशंसा पर निर्णय लेते हैं, वो अपने आत्मनिर्भर रूप से निर्णय नहीं लेते। लेकिन कुछ राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिन्होंने नया इतिहास रचा है, जिन्होंने एक नई नज़ीर प्रस्तुत की है। हाँ सर, प्रणब मुखर्जी जी का कार्यकाल ख़त्म हो गया है, अब जैसे ही नए राष्ट्रपति आ जाएंगे, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन करें, मान लीजिए के.आर. नारायणन से उनका कंपैरिजन करें, तो के.आर. नारायणन का कार्यकाल जो था 97 के बाद, उस समय सबसे ज़्यादा राजनीतिक अस्थिरता थी। एक तरफ उन्होंने देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे, दूसरी तरफ दूसरे प्रधानमंत्री आए, और राज्यों के अंदर कहीं कांग्रेस सरकार थी, कहीं भाजपा सरकार थी। इन सरकारों के बीच में उन्होंने काम किया। लेकिन जो सबसे जो क्रांतिकारी कदम के.आर. नारायणन का था, वो पहले भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने जाकर के अपना वोट डाला और लाइन में खड़े होकर के। उसके पहले राष्ट्रपति कभी भी अपना वोट डालने नहीं जाते थे, और ये कहते थे अगर हम किसी चुनाव में वोट डालेंगे तो हमारे ऊपर आक्षेप लगेगा कि हम किसी दल का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने इस बात को खारिज करते हुए ये कहा कि नहीं, मैं राष्ट्रपति हूं, आई एम द फर्स्ट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मैं पहला नागरिक हूं, और इस नागरिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मुझे अपना वोट का प्रयोग करना चाहिए, और उन्होंने जाकर के अपना प्रयोग किया। तो ये एक आत्मनिर्भर निर्णय लेने की जो क्षमता थी वो उनका इस बात से प्रमाणित होती है। दूसरी बात, उस समय उत्तर प्रदेश में धारा 356 लगाने की बात कही, वहाँ के गवर्नर ने अनुशंसा की, लेकिन गवर्नर उस समय रमेश भंडारी थे, लेकिन के.आर. नारायणन ने
बाकायदा क्या, जबकि ये माना जाता था कि भंडारी जो हैं, रमेश भंडारी, कांग्रेस के हितैषी हैं, कांग्रेस के हितैषी और कांग्रेस के कहीं ना कहीं पक्ष रखते हैं, उसके बावजूद क्या नारायणन ने आत्मनिर्भर और संवैधानिक अधिकारों का जो ध्यान रखा और 356 नहीं लागू होने दिया। उसके एकदम विपरीत केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय, उस समय बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, जिसके खिलाफ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ये चाहती थी कि 356 धारा लगाई जाए, लेकिन जो है क्या नारायणन ने 356 नहीं माना। और लोगों ने कहा, बहुत लोगों ने कहा कि क्या नारायणन ने प्रजातंत्र की रक्षा करी है, वो प्रजातंत्र के रखवाले हैं, लेकिन वहीं विपक्षी कुछ और भी बोल रहे थे। लेकिन उसके विपरीत आप अगर हमारे वर्तमान राष्ट्रपति और जाते हुए राष्ट्रपति का कार्यकाल देखें, दो बार राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा मानी हमारे राष्ट्रपति जी ने, लेकिन दोनों बार संविधान संयुक्त नहीं रही और उच्चतम न्यायालय ने उसको बदल दिया। तो एक तरह से मुझे लगता है कि ये कार्यकाल कहीं ना कहीं संवैधानिक अर्थों के अंदर उस कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। मतलब एक सर ऐसा शायद पहली बार हुआ कि राष्ट्रपति ने कोई डिसीजन लिया और उसको कोर्ट से चुनौती मिली और वो बदला गया। तो प्रणब मुखर्जी का जो एक इमेज था भारतीय राजनीति में और जिस तरीके से उसको इस्तेमाल किया गया बतौर राष्ट्रपति, बीजेपी ने इस्तेमाल किया, जाहिर सी बात है कि जो सरकारें अनुशंसा करती हैं राष्ट्रपति करता है, जैसा नियम है। तो क्या वो मतलब ये उनके करियर में, जब उनका राजनीतिक करियर के बाद एक राष्ट्रपति बने और वो अब किसी पद पे नहीं रहेंगे संविधान के अनुसार, तो एक उस पर दाग लग गया? नहीं, अब देखिए वो हमारे राष्ट्रपति हैं, हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, तो हम उनका आदर करते हैं क्योंकि वो संवैधानिक पद है, तो इसलिए अब कुछ नहीं। लेकिन ये बात जरूर है कि संविधान की कसौटी पर उनके निर्णय सही नहीं उतरे और एक राष्ट्रपति के तौर पर उनके पास बहुत सारी सहूलियतें होती हैं और वह निर्णय और परामर्श ले सकते हैं। निर्णय परामर्श लेने में क्या उन्होंने वस्तुनिष्ठता रखी, इस बात पर तो प्रश्न चिन्ह लग ही गया है। सर समय समय पे दलित राष्ट्रपति बनाए गए हैं, मुस्लिम राष्ट्रपति बनाए गए हैं, महिला को एक राष्ट्रपति बनाया गया है और सिख राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो ये जो तुष्टीकरण की नीति है राष्ट्रपति पद के जरिए, तो जो इससे जुड़ा हुआ समाज है जिसको ध्यान में रखकर ये पद पे लोग बिठाए जाते हैं, तो वो जो समाज है वो भ्रमित क्यों हो जाता है? नहीं, बट देखिए बट नेचुरल है क्योंकि यह एक उच्चतम पद है और इसका जो आभा मंडल है, और अगर वास्तविकता में प्रेसिडेंट चाह ले तो वो निर्णय भी ले सकता है, तो कहीं ना कहीं उस आभा मंडल के तौर पर आत्मनिर्भर जो पद है, यद्यपि वो निर्णय नहीं ले सकता है, उसके बावजूद उसके आभा मंडल में और उच्चतम पद होने के नाते मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो समाज है वो दिग्भ्रमित हो जाता है कि ये वास्तविकता में कुछ बदल देगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमारा राष्ट्रपति जो है कैबिनेट के, सरकार के और जो हमारी संसद है उसके अधीन ही काम करता है, वो आत्मनिर्भर रूप से निर्णय नहीं ले सकता। सर एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे तमाम राष्ट्रपतियों में किनका कार्यकाल आपको सबसे बेहतर लगा? निसंदेह 90 के उपरांत मुझे लगता है क्या नारायणन का जो कार्यकाल था, यद्यपि उसके दौरान सबसे ज्यादा राजनैतिक अनिश्चितता थी, विभिन्न सरकारों को उन्होंने जो है सर्व किया और उसके बावजूद आत्मनिर्भर निर्णय लेने की क्षमता और उसके बाद लीग से हट करके काम करने की एक वाकया है कि उन्होंने अपनी फाइल के अंदर उच्चतम न्यायालय में दलितों की क्या स्थिति है, क्या मार्जिनलाइज सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, इस पर प्रश्न उठा दिया था। यद्यपि वो गोपनीय थी लेकिन उस फाइल को लीक किया गया, लेकिन उससे कहीं ना कहीं क्या नारायणन के जो सर्वहारा वर्ग के प्रति, जो दलित वर्ग के प्रति
चेतना थी वो प्रमाणित हुई कि हाँ, उन्होंने उच्चतम पद पर रहते हुए भी दलितों के लिए, समाज के निम्नतम पायदान पर जो लोग थे उनके लिए निर्णय लिया। तो इस आधार पर आत्मनिर्भर जो निर्णय लिया, उन्होंने जाकर के वोट काट डाला। उसके बाद 356 नहीं लागू होने दिया, यद्यपि अनुशंसा वहां पर आई, 2 बार अनुशंसा आई, उसके बावजूद नहीं लागू होने दिया। और सरकार की, केंद्र सरकार की मंशा थी 356 लगे, उसके बावजूद भी वो नहीं झुके और उच्चतम न्यायालय में उन्होंने बाकायदा दलितों की शिनाख्त की। इन सब अर्थों के अंदर निर्बाध मैं ये कहने के लिए जिसे कहना चाहिए बाध्य हूं कि के.आर. नारायणन आधुनिक भारत के अंदर सर्वोत्तम राष्ट्रपति के रूप में देखे जा सकते हैं, यद्यपि उनको अभी तक उनका ड्यू नहीं मिला है। हो सकता है कि उनमें उनकी अस्मिता भी शामिल है। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर विवेक कुमार, जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पे और अभी तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनके कार्यकाल के बारे में विस्तार से हमसे बात की। कैमरामैन अनिल के साथ मैं अशोक दास, ये थी बात अब तक। आप देखते रहिए दलित दस्तक।